रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। जिस वक्त मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसके चंद घंटों के बाद अलकादर यूनिवर्सिटी वाला जो केस है उसका फैसला सुनाया जाएगा। इसके दो नाम है इस केस के, एक नाम है अलकादर यूनिवर्सिटी का केस और दूसरा नाम है 190 मिलियन पाउंड का केस। तो एक्चुअली जो ये केस है वो अलकादर यूनिवर्सिटी का केस है, लेकिन इसको अलकादर यूनिवर्सिटी के केस की बजाय 190 मिलियन पाउंड का केस इसलिए कहा जाता है ताकि इमरान खान साहब को बदनाम किया जा सके। ये 190 मिलियन पाउंड या अलकादर केस का किस्सा है क्या, इसके बारे में आज इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये फैसला सुनाया जाए इससे पहले ये फैसला सुनाया जा चुका है। जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के करीब है, खासतौर पे जो सहाफी हैं, उन्होंने इसके बारे में बता दिया पहले से। कोई कह रहा है जी 10 साल की सजा है, कोई कह रहा है 14 साल की सजा है, कोई बता रहा है कि इमरान खान को कुछ सजा ज्यादा होगी, कुछ कह रहे हैं कि इमरान खान की निस्बत बुशरा बीबी को सजा कुछ कम होगी। फैसल वाडा भी अपना फैसला सुना चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के सियासतदान तलाल चौधरी और ख्वाजा आसिफ, ये दोनों भी एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है। इन दोनों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गुज़िश्ता रोज। तो ये सारे अपना फैसला सुना चुके हैं कि जनाब इमरान खान साहब के साथ अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में उन्हें सजा होने जा रही है। ये वो पहला केस है नाज़रीन जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था जनरल बाजवा के दौर में इमरान खान साहब के खिलाफ। जब इमरान खान साहब को इक्तदार से निकालने का फैसला हुआ था तो सबसे पहले अलकादर यूनिवर्सिटी के केस के ऊपर काम शुरू किया गया था और उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को यह लग रहा था कि कोई इमरान खान के खिलाफ इस केस की बुनियाद के ऊपर बड़ी कार्रवाई डाली जा सकेगी। इस केस के बारे में कई मरतबा इमरान खान साहब ने भी बात की है। शहजाद अकबर जो है वो इसके बारे में बहुत बात करते हैं माजी में। इसके फैक्ट्स तो बहुत सारे आपको पता है, लेकिन मोटी चीजें आज कुछ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के खिलाफ फैसला कर लिया तो उन्होंने सहाफियों से राब्ते किए, बहुत सारे लोगों को कहा जनाब के ये हुकूमत अब जाने वाली है तो आप जरा इनकी कारकर्दगी का जायजा लेना शुरू करें। तो जब उनसे सवालात किए गए तो उन्होंने जो सबसे पहली फाइल बनाई थी इमरान खान के खिलाफ वो ये फाइल थी और मैंने ये फाइल देखी। यानी बतौर एक सहाफी मुझे जब पता चला कि जनाब एक फाइल अब गर्दिश कर रही है तो मैं फाइल तक पहुंचा, बल्कि मुझे पहुंचाया गया। और जब मैंने जाके ये फाइल देखी तो मैंने चंद सवालात किए और पहले ही दिन उन सवालात के नतीजे में वो ऑफिसर्स बेचारे चुप रह गए, उनके पास जवाब ही कोई नहीं था। तो मुझे और बहुत सारे और सहाफियों को ये इंफॉर्मेशन दी गई, जैसे कि अभी भी इंफॉर्मेशन आती है मेरे पास, तो आज दिन तक आती है इंफॉर्मेशन और मैं उसको वेरीफाई करता हूं, चेक करता हूं, तो जो ठीक लगती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। बाद में गलत इंफॉर्मेशन आती है, जैसे कि ये इंफॉर्मेशन थी। जब इस केस को मैंने पढ़ा तो पढ़ने के बाद मैंने 4 सवालात पूछे थे उस वक्त जो ऑफिसर था उससे। मैंने कहा जी आपने इसको पढ़ा है? उसने कहा जी बिल्कुल मैंने इसको पढ़ा है। मैंने कहा जी मेरे 4 सवाल है कि इसमें सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इमरान खान को मिला क्या? तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरा मैंने पूछा कि ये पैसा इस वक्त कहां पर है? तो उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है। तीसरा मैंने उनसे पूछा कि क्या बुशरा बीबी या इमरान खान के दस्तखतों से या उनके अकाउंट्स में कोई पैसा आया, कोई ट्रांजैक्शन हुई उनके पास? तो इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक सवाल मैंने और किया था, तो मैंने उनसे 4 सवालात पूछे तो उन 4 सवालों के उनके पास जवाब नहीं थे। तो जब मैंने इमरान खान साहब को इसको पढ़ने के बाद केस को सवालनामा भिजवाने के लिए राब्ता किया तो उन्होंने कहा जी आगे पूछ रहे हैं, आपने जो पूछना है। तो तब इमरान खान साहब ने इस केस के बारे में मुझे कुछ चीजें बताई थी और उन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे और लोगों को, मीडिया को भी उन्होंने ओपनली बताया कि एक्चुअली ये केस था क्या। एक्चुअली इस 2 चीजों को जोड़ा जाता है। एक, इमरान खान साहब ने बनाई एक यूनिवर्सिटी अलकादर यूनिवर्सिटी जहां पे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, और दूसरा केस है कि मलिक रियाज का एक पैसा पड़ा हुआ था बरतानिया में, वो पैसा पाकिस्तान वापस आया। तो इन दोनों केसों को जोड़ा जाता है। क्या इन्हें जोड़ा जा सकता है या नहीं, तो टाइम लाइन को आपको देखना पड़ेगा। बकौल इमरान खान साहब के, ये इमरान खान साहब ने सीरत नबी पर रिसर्च के लिए एक अलकादर यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया जहां पे जदीद उलूम भी पढ़ाए जाएंगे। ये यूनिवर्सिटी इस वक्त बनी हुई है और यहां पे जो है वो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी के लिए मलिक रियाज ने जो है वो स्पॉन्सर किया, उन्होंने जमीन वगैरह भी दी। बहुत सारे और इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया, बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर जो है वो चंदा दिया, जो लोग देते हैं चैरिटीज वगैरह। तो वो जब पैसा इकट्ठा हुआ तो फिर उसका इफ्तिताह हुआ। अच्छा, ये जो जमीन दी गई ना, मलिक रियाज ने जमीन दी थी, ये 2018 में दी थी। 2018 याद रखिएगा, 2018 के इख्तिताम पे ये जमीन मलिक रियाज ने दी थी और मई 2019 में इसका इफ्तिताह हो गया था। मई 2019 में इफ्तिताह हुआ तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके इफ्तिताह के 7 महीने के बाद
کابینہ کے سامنے ایک میٹر آتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ برطانیہ کی ایک نیشنل کرائم ایجنسی ہے، اس نے وہاں پہ کوئی مشکوک ٹرانزیکشن پکڑی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر ملک ریاض کے ساتھ، کیونکہ پیسہ جو ہے ملک ریاض کے بیٹے ہیں اور ملک ریاض کا بیٹا علی ریاض ان کا نام ہے، ان کے نام کے اوپر جناب وہاں پہ ایک کمپنی ہے اور وہ جو کمپنی ہے الٹیمیٹ ہولڈنگ اس کا نام ہے، اس کمپنی کے نام کے اوپر وہ انہوں نے ایک پراپرٹی خریدی تھی شریف خاندان سے. آپ کو یاد ہوگا جب پاناما کیس آیا تھا شریف خاندان پہ 2016 میں، تو انہوں نے بہت تیزی میں بیچنے کی کوشش کی تھی کہ بیچ کے ہائیڈ پارک کو تو نکل جائے. تو اس وقت اس کمپنی نے خریدا تھا جو ملک ریاض صاحب کے بیٹے کی ہے. بعد میں جب یہ معاملہ نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس گیا تو پھر نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے جو پیسے تھے اس کمپنی کے اندر 190 ملین پاؤنڈ وہ پیسہ انہوں نے فریز کر دیا. پھر ملک ریاض صاحب کا اور برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے ان کا ایک معاہدہ ہوا، خفیہ معاہدہ، اور اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ جناب یہ پیسہ ہم پاکستان واپس لے جائیں گے. اب جب یہ پیسہ واپس پاکستان لانے کی بات ہوئی تو پھر پاکستان کی گورنمنٹ کو اس کے بارے میں پتا چلا، پیسے کے بارے میں. تو اب پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس دو رستے تھے جو اس کابینہ کے اندر آئے. ایک رستہ یہ تھا کہ ہم برطانیہ میں جا کر کیس لڑیں اور یہ ثابت کریں کہ یہ پیسہ پاکستان سے منی لانڈرنگ کے ذریعے گیا اور کرپشن کا پیسہ ہے، تو اس پیسے کو لانے یا نہ لانے کے حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے بقول اس وقت یہ سوچا گیا کہ کیونکہ ملک ریاض اس پیسے کو والنٹرلی پاکستان واپس لانا چاہتے ہیں تو کیوں نہ یہ پیسہ ڈائریکٹ پاکستان واپس منگوا لیا جائے 1 روپیہ خرچ کیے بغیر. تو کابینہ نے فیصلہ کیا کہ جناب ہم اس کو نہیں چھیڑتے، پیسہ ایسے ہی پاکستان واپس منگوا لیں، ہم نے کوئی کیس نہیں کرنا. کیونکہ عمران خان صاحب کے بقول وکلا نے یہ بتایا تھا کہ $100 ملین پہلے ہی ہم باہر کیسز میں ہار چکے ہیں اور ہمیں کچھ پیسہ ملا بھی نہیں، تو یہ 190 ملین پاؤنڈ ہے، یہ پیسہ آپ منگوا لیں پاکستان میں. تو جو ان کو مشورہ آیا کابینہ میں رکھا، کابینہ نے منظور کیا اور وہ پیسہ پاکستان آ گیا. پاکستان جب یہ پیسہ آیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملک ریاض صاحب کے خلاف ایک فیصلہ دیا ہوا تھا اور اس میں ان کو ایک اماؤنٹ جمع کروانی تھی. تو یہ پیسہ اس اماؤنٹ کی مد میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا. اب اس پیسے کے اندر سے جناب 1 روپیہ بھی عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا، 1 روپیہ بھی بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا، 1 روپیہ بھی القادر ٹرسٹ کے اندر بھی نہیں گیا. یہ سارا کا سارا پیسہ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں اور وہاں اس کے اوپر اتنا سود جمع ہوا کہ یہ پیسہ کافی بڑھ بھی گیا بعد میں، اور ابھی تک یہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے. اگر تو عمران خان کی کیبنٹ نے یہ فیصلہ غلط کیا تھا تو لیکن ملک ریاض کو اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ سختی کا سامنا کرنا پڑا. انہیں کہا گیا عمران خان کے خلاف بادام آپ گواہ بن جاؤ، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کا کاروبار بھی چلے گا، آپ کا سارا کام چلے گا اور کام بھی دیں گے. لیکن یہ معاملے پہ حیرت انگیز طور پہ ملک ریاض ڈٹ گئے. انہوں نے کہا جی میں اس میں کوئی گواہی نہیں دوں گا، میں جھوٹ نہیں بولتا. تو ملک ریاض کو اس کی قیمت چکانی پڑی، بھاری قیمت انہوں نے چکائی. لیکن یہ ملک ریاض کی میں ویسے ناقد ہوں ان کا، لیکن اس معاملے میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ یہاں پہ ملک ریاض نے ڈٹ کر یہ کہا کہ جی میں جھوٹ نہیں بولتا. اب میں نے ایک نیکی کی ہے، میں اپنی نیکی اپنے گلے ڈال لوں، لہذا ملک ریاض نے اس کے اندر جھوٹ بولنے سے انکار کر دیا. ورنہ یہ کیس بڑا مضبوط ہو سکتا تھا، عمران خان صاحب کے لیے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے تھے اگر ملک ریاض وہاں پہ ایک جھوٹی گواہی دے دیتے. تو بہرحال ملک ریاض نے گواہی دی نہیں، عمران خان صاحب کے خلاف ثابت کچھ ہوا نہیں، نہ ان کے کچھ اکاؤنٹ میں گیا. دوسرا یہ جو ٹرسٹ ہے القادر یونیورسٹی کا، اس میں تو باقاعدہ لکھا ہوا ہے کسی ٹرسٹی کو 1 روپیہ نہیں ملے گا، نہ آنے جانے کا خرچہ ملے گا، نہ اس کو تنخواہ ملے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ زمین کے اندر کوئی حصہ ہوگا. تو یہ تو یونیورسٹی جناب بچوں کی ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ میڈیا یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی عمران خان صاحب نے کرپشن کی ہے جس کے نتیجے میں جناب یہ کیس ہوا ہے اور اس کیس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے. کیونکہ یہ سزا تو سنانے کا فیصلہ، سزا سے پہلے سزا تو سنا دی ہے، یعنی جج کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے یہ کیس کا فیصلہ کب سنانا ہے. لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب صحافی یا سیاستدان ہے ان کو پتا تھا کہ فیصلہ کب سنانا ہے. یعنی پہلے یہ فیصلہ دسمبر میں سنانا تھا 23 تاریخ کو، تو جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے کہا جی نہیں ابھی نہیں آئے گا. تو جج کو نہیں پتا تھا، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو پتا تھا، پھر فیصلہ نہیں آیا. پھر یہ فیصلہ جنوری میں آنا تھا 6 تاریخ کو، پھر نہیں آیا. لیکن جج صاحب کو اور ان کے عملے کو بعد میں پتا چلا، اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافیوں کو پہلے پتا چل گیا. اب اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافی کہہ رہے ہیں جی فیصلہ عمران خان کے خلاف آ جائے گا. ہو سکتا ہے عمران خان کے خلاف آ جائے، لیکن مجھے تو بہت حیرت ہوگی اگر یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں آ گیا، کیونکہ عمران خان کو آخری وقت تک اس فیصلے سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس فیصلے کے بعد کیا رد عمل دیتے ہیں. فی الحال تو وہ اس پہ بلیک میل نہیں ہوئے.
उन्होंने अपना मौक़िफ़ वही रखा जो उनका पहले दिन से था। ये जो आखिरी मुलाकात कल के दिन में उनकी हुई है, इतवार वाले दिन जेल खोली गई। अब आप इमरान खान की ताकत का अंदाजा कर लें कि वो एतवार को भी जेल खुलवा लेता है और एतवार को जेल खोलनी पड़ जाती है, लेकिन इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ नहीं बदला। तो असाब की इस लड़ाई में इमरान खान साहब को शिकस्त देना बहुत मुश्किल है। अब पाकिस्तान का मीडिया जो है उसकी ड्यूटी ये है कि साबित करो या प्रोपेगेंडा करो किसी तरह भी कि जनाब जैसे नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया था वैसे ही इमरान खान के खिलाफ फैसला आ गया। अगर इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है तो फिर नवाज शरीफ के साथ भी ज्यादती हो रही थी। अगर ये अलकादर यूनिवर्सिटी है तो वहां पे नवाज शरीफ का जो लंदन का अपार्टमेंट है या वो जो बहुत बड़ा महल है हाइड पार्क का, वो भी ऐसा ही केस है। तो जनाब मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं इस हवाले से, इससे पहले कि मीडिया प्रोपेगेंडा करे। ये मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि नवाज शरीफ का जो अमल था और इमरान खान का जो अमल है उसमें फर्क क्या है। नवाज शरीफ ने जाती जागीर जाती प्रॉपर्टी बनाई, इमरान खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई, यानी दोनों केसों में फर्क है। वो नवाज शरीफ के बच्चों के नाम पे है, ये इमरान खान साहब ने कौम के बच्चों के नाम पर किया है। वहां पे आज भी महल्लाती साजिशें होती हैं, लंदन प्लान होता है, इस तरह की चीजें होती हैं। और यहां पे अलकादर यूनिवर्सिटी में सीरतुन नबी पढ़ाई जाती है। वहां सिर्फ मखसूस किस्म की एलीट दाखिल हो सकती है शरीफ खानदान को मिलने के लिए, और यहां जो है वो गरीबों के बच्चे जाकर पढ़ते हैं। ये जो है नस्ल दर नस्ल शरीफ खानदान के पास रहेगी और ये प्रॉपर्टी इनके बच्चों को जाएगी। जबकि अलकादर यूनिवर्सिटी की जो प्रॉपर्टी है उसकी मलकियत अब एक ट्रस्ट के पास है जो हमेशा ऐसे ही रहेगी और ये हमेशा कौम के बच्चों के पास जाएगी। अगर आप हाइड पार्क की वीडियोस देखें तो पाकिस्तानियों को अफसोस होता है कि हमारा पैसा ये कहां चला गया, इसका बड़ी ट्रेल नहीं है आज तक। लेकिन अगर आप वीडियोस देखें अलकादर यूनिवर्सिटी की तो आपको फख्र होता है। और अलकादर यूनिवर्सिटी की वीडियोस बनाकर प्रोपेगेंडा भी नहीं किया जा सकता। क्या दिखाएंगे, कौम के बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, ये इमरान खान ने करप्शन की है कि वहां पे सीरतुन नबी पढ़ाई जा रही है बच्चों को। आज तक जो हाइड पार्क है उसकी मनी ट्रेल सामने नहीं आ सकी, जबकि पूरी ऑडिट रिपोर्ट अलकादर यूनिवर्सिटी की इस वक्त मौजूद है नैब के पास और उसमें वो कोई गलती नहीं निकाल सके। पाकिस्तानी आज भी नवाज शरीफ के लंदन फ्लैट्स का जो है वो हिसाब किताब मांगते हैं, लेकिन यानी पाकिस्तानी पूछते हैं हमारे पैसे वहां कैसे गए, लेकिन अलकादर यूनिवर्सिटी को आज भी पाकिस्तानी पैसे देते हैं ताकि यूनिवर्सिटी चले और यहां पे बच्चे पढ़े। तो मीडिया इससे पहले कि साबित करने की कोशिश करे दोनों एक जैसे, दोनों केस एक जैसे कोई नहीं। मियां साहब ने अपने बच्चों की जायदाद बनाई है, मियां साहब के पास उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इमरान खान ने कौम के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई है और इमरान खान के पास उसकी एक एक रसीद और ऑडिट मौजूद है और उसके अंदर कोई गलती नहीं निकाल सके। केस वो ये बनाते हैं कि क्योंकि मलिक रियाज को एक सहूलत दी गई थी कि वो अपना पैसा जो नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ उसने मुआहदा किया खुफिया, उसके नतीजे में वो अपना पैसा पाकिस्तान लाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक वो वहां पैसा जमा करवा दे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। गया तो गवर्नमेंट के अकाउंट में ना, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट की है तो वो तो गया गवर्नमेंट के अकाउंट में गया। अब अगर तो वो फैसला गलत था तो शहबाज शरीफ साहब आके उसको बदल देते। अब तक 3 साल हो गए, किसी कैबिनेट ने उसको बदलने की जरूरत नहीं की। या तो उस फैसले को रिवर्स करते और वो ये कहते कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो पैसा निकालो और निकालकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डालो। आज तक वो वाला काम भी नहीं किया। तो क्या इसमें अकेला इमरान खान कसूरवार होगा? काबीना के एक फैसले की जिम्मेदारी अकेले वजीर आजम पे कैसे आ सकती है? एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दूसरा यह है कि क्या मलिक रियाज साहब जो है उनके बगैर इमरान खान साहब को आप फिक्स कर सकते हैं? वो भी आप नहीं कर सकते। इस केस में अकेले इमरान खान को फिक्स करना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन अगर आज इमरान खान साहब को फिक्स कर दिया गया तो इसका इंपैक्ट जो है वो क्या होगा, जरा ये आप पहले अंदाजा कर लें। इससे जो है ना वो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा ही होगा। सोशल मीडिया के ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर गम गुस्से की एक लहर आएगी। पाकिस्तानी इस फैसले के नतीजे में भी इमरान खान साहब को करप्ट नहीं समझेंगे। अगर इद्दत जैसे फैसले से आप उसकी इज्जत में कमी नहीं कर सके, अगर साइफर जैसे फैसले से आप इमरान खान साहब को मुल्क का गद्दार साबित नहीं कर सके, अगर तोशा खाना वाले जैसे मामला से जहां पे इमरान खान ने कुछ चीजें अपने घर लेकर गए पैसे देने के बाद, अगर उससे आप इमरान खान को करप्ट साबित नहीं कर सके, तो जहां इमरान खान के पास एक थैला नहीं गया उस केस में आप इमरान खान को करप्ट साबित नहीं कर सकेंगे, उसकी शौहरत को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, बल्कि उल्टा इसका रद्द-ए-अमल आएगा। होगा यह कि इमरान खान साहब जो तहरीक आगे चलाना चाहते हैं उस तहरीक को जो है वो ताकत मिलेगी और इससे इमरान खान साहब की मकबूलियत में भी इजाफा आएगा, इसका इंपैक्ट आएगा।
तो नाज़रीन, जितने भी कोर्ट रिपोर्टर हैं उनसे जब मैंने बात की या मैंने उनके वीलॉग सुने या मैंने उनके तजज़िये सुने और जो खबरें मैंने देखी उसके मुताबिक तो ये मामला टिकेगा नहीं। यानी आप किसी भी कोर्ट रिपोर्टर को सुन लें और उससे आप जान लें जिन्होंने इसको कवर किया है, वो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि ये केस अगर फैसला इमरान खान के खिलाफ, जेल के अंदर तो जितने ट्रायल हुए सबका फैसला इमरान खान के खिलाफ पहले ही आया, अगर इसका फैसला भी इमरान खान के खिलाफ आ जाता है तो क्या ये हाई कोर्ट में टिक पाएगा? तो मुझे जितने भी मेरे सोर्सेज हैं जिन्होंने इस केस को सुना, चाहे वो वकला है, चाहे वो लोग जो है वो हुकूमत की साइड पे है, चाहे वो लोग जो है वो जर्नलिस्ट हैं, उन तमाम लोगों ने मुझे ये कहा कि नहीं ये टिक नहीं पाएगा। जैसे ही हाई कोर्ट में जाएगा नैब की बड़ी टिका की बेइज्जती होगी, क्योंकि इससे पहले जब भी इस केस को चलाने का फैसला किया गया तो मौजूदा जो चेयरमैन नैब है, इनके आने से पहले जो भी ऑफिसर थे उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं है, इस केस के अंदर इमरान खान साहब को फिक्स नहीं किया जा सकता। इमरान खान को कोई भी सजा देने से पहले सिस्टम ने हमेशा ये उम्मीद की कि ये वाली सजा इमरान खान को तोड़ देगी, या उन्हें लगा कि ये वाली सजा जो है वो इमरान खान साहब को अवामी मकबूलियत को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन हर सजा के बाद इमरान खान साहब का ना सिर्फ सियासी कद बड़ा हुआ बल्कि इमरान खान साहब के अज़म में मजीद इजाफा हो गया और वो मजीद पुख्तगी के साथ अपने मिशन पर लग गए। इमरान खान साहब को मिलने वाले बहुत सारे लोग अब ये कहते हैं कि इमरान खान का ये कहना है कि इक़्तिदार के लिए नहीं, मैं इस सिस्टम को अब ठीक करूंगा, और अगर वो वाकई इस मिशन पर लग गए हैं तो फिर ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। क्योंकि और भी बहुत सारे सियासतदान हैं जो अंदर से इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं लेकिन वो मजबूर है बेचारे, और खौफ की वजह से कभी वो इमरान खान से डरते हैं, कभी वो एस्टेब्लिशमेंट से डरते हैं, लेकिन जो खौफ है उसकी वजह से वो सिस्टम को दुरुस्त करने से कतराते हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने और बाकी सियासतदानों ने किसी वक्त मिलकर ये फैसला कर दिया कि हमने मिलिट्री एस्टेब्लिशमें को पाकिस्तान की सियासत से दूर करना है, तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा भला हो जाएगा। मैं बार बार ये बात करता हूं। नाज़रीन, दूसरी जानिब एक रिपोर्ट यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से लगातार राब्ते किए जा रहे हैं। जितना भी अमला है फॉरेन ऑफिस का, वो और जितने भी वहां एम्बेसीज हैं, वो लोग पूरा जोर लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्टिविटीज जनवरी के महीने में मिड के बाद से लेके आखिर तक होने वाली है उनको किसी तरह रोका जाए। अमेरिका में बहुत कोशिश की जा रही है, बरतानिया में कोशिश की जा रही है, पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग जो है उसके अंदर जो लोग जा रहे हैं वो बातें ना करें जो बातें उन्होंने करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका कहना है कि जनाब हमारा कोई किसी सियासी जमात के लिए हम ये नहीं कर रहे, हम ये काम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। जब तक पाकिस्तान में इन मुल्कों की तरह रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियां बंद नहीं होंगी, जब तक मैंडेट का एहतराम नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। लिहाजा हम तो आवाज उठाएंगे। यही बात जो है अमेरिका में भी ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं। हालांकि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसे तगड़े पाकिस्तानियों की है जो वहां पे काफी इन्फ्लुएंस रखते हैं। ये लोग जो है वो पाकिस्तान का बहुत फायदा कर सकते हैं और मेरे ख्याल में ये फायदा ही कर रहे हैं, क्योंकि इंसानी हकूक के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, मैंडेट के एहतराम के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज उठाना और पाकिस्तान में इसको इंश्योर करना, इससे बेहतर जिम्मेदारी कोई और हो नहीं सकती जो ओवरसीज पाकिस्तानी अदा कर रहे हैं। तो लगातार दो चीजों के लिए दबाव डाला जा रहा है कि एक तो ये ब्रीफिंग्स ना हो, ना कांग्रेस में हो और ना ही बरतानवी पार्लियामेंट में हो, और अगर हो तो वो बहुत सतही किस्म की हो। और नंबर दो, पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन आ रही है अमेरिका में, कांग्रेस में, उसको अवॉइड किया जाए, क्योंकि अगर वो आ गई और सख्त नौयत की आ गई तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में जो हुक्मरान तबका है या इस वक्त जो एक पॉलिटिकल एलीट है या वो एलीट है जिसने कैप्चर किया हुआ पूरे निजाम को, उनके लिए बड़े सीरियस इश्यूज पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।